आवाज आ रही है आप लोग को? नमस्ते भैया। नमस्ते जी, नमस्ते। लास्ट मेरे ख्याल से क्लास में पैगिंग के बारे में, यानी कि ऑयल सीड्स के बारे में करा था हम लोगों ने, जिसमें मध्य प्रदेश को आपने हाईएस्ट उस पर रखा था कि एमपी इज़ द हाईएस्ट। उसके बाद पल्सेस के बारे में पढ़ा था। पल्सेस में ये पढ़ा था कि जो सबसे ज़्यादा आपके पल्सेस रहते हैं, यानी कि अगर दालों की बात करें, दालों में एमपी जो है वो हाईएस्ट है ना। या फिर आप नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात कर सकते हैं, आप कोबाल्ट की बात कर सकते हैं, विटामिन बी 12 की बात कर सकते हैं, और अलग अलग तरह की उसमें जो दालें होती हैं उनकी स्पेसीज की बात कर सकते हैं। तो स्पेसीज हमने नहीं लिखी थी, तो मैं स्पेसीज बता रहा हूँ, आप वो नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा जो एग्जाम में आ सकती हैं। जैसे कि मालविया, चमत्कार, ये एक तरह की तूर दाल की स्पीसीज है, मालविया चमत्कार ना। क्या है मालविया चमत्कार? एक तरह की तूर दाल की स्पीसीज है। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, है ना। देखो, पल्सेस जो हैं भारत बाहर नहीं भेजता है। एक बात समझ लेना, अभी भी इतनी सिचुएशन नहीं है कि हम बाहर बेच रहे हैं, बिकॉज हमारी खुद की इतनी ज़्यादा खपत है कि हम बाहर नहीं बेचते हैं। ठीक है। कुछ और स्पीसीज के बारे में बता रहा हूँ जो एग्जाम में आ सकती हैं आपके। ठीक है, उनके बारे में भी लिख लेना। मालवीय चमत्कार हो गई, और एक कौन सी रह गई, अरहर की होती है बहार। एग्जाम में एक बार आई थी बहार। बहार लिख लेना एक तो। और बहार के अलावा एक लिखना आज़ाद। 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 इतना लिख लिया। जी भैया। ठीक है, फिर अब सिल्क के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा, है ना। अपना सिल्क को समझते हैं। तो वहां पे लिखिएगा एक लाइन, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। चाइना के बाद भारत विश्व का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा सिल्क प्रोड्यूसर है। चाइना के बाद भारत दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा सिल्क प्रोड्यूसर है। व्हाट नॉट। ओके, ये ठीक। चल, मेरी आवाज आ रही है ना? जी भैया, आ रही है। चल ठीक है, फिर इसको कवर करते हैं। देखो, अब सिल्क के बारे में आपको कुछ बेसिक बेसिक पॉइंट्स हल्के से पहले समझाता हूँ, फिर लिखवाता हूँ। ठीक है, एक लाइन तो आपने लिख ली सिल्क के बारे में कि सिल्क का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर तो चाइना है, दूसरे नंबर पर इंडिया है, ये आपने अभी बात लिखी। अगर देखो, सिल्क की एक लाइफ साइकिल होती है अपनी, और भारत में 4 तरह के सिल्क पाए जाते हैं। जो नेचुरली भारत में सिल्क पाए जाते हैं, वो टोटल 4 टाइप के हैं। कौन कौन से 4 टाइप के हैं? एक सबने सुना होगा आप लोगों ने, जो मलबेरी होता है, मलबेरी सिल्क। मलबेरी सिल्क, इसका नाम आया है मलबेरी लीव्स से। जो पेड़ होता है
उस पेड़ की पत्तियों पर जिंदा रहता है वो कीड़ा जो होता है। और इतने लंबे समय से हम लोग सिल्क का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, इंडियंस जो हैं, भारतीय काफ़ी लंबे समय से सिल्क का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। तो हमने उस कीड़े को इतना ज़्यादा वैसा बना दिया है, यानी कि आप ये समझ लीजिए हमने उसे इतना ढीला बना दिया है कि वो मूवमेंट भी नहीं करता अब ढंग से। ठीक है? एक नेक्स्ट है तसार सिल्क, एक होती है मूगा सिल्क, MUGA मूगा, और एक होती है एरी सिल्क। ठीक है? ये 4 तरह की सिल्क भारत में पाई जाती है। जब आप सिल्क की बात करते हैं, तो बेसिकली केमिकली सिल्क जो है वो प्रोटीन से बना होता है। प्रोटीन सिक्रेट करता है आपका कैटरपिलर। कैटरपिलर होता है सिल्क वॉर्म, यानी सिल्क का जो कीड़ा होता है उसकी बात कर रहे हैं। वो कुछ स्पेशल प्लांट्स के ऊपर ही जिंदा रहता है, और जिस टाइम पर वो डेवलप कर रहा होता है अपनी स्टेज को, ककून लेवल तक लेके जा रहा होता है, तब आपका प्रोटेक्टिव लेयर जो अपने आसपास वो बना रहा होता है अराउंड, उस केस में उसका इस्तेमाल करता है। अगर हम कीड़े की बात करें तो कीड़े की 4 लाइफ साइकिल होती है। आपने चारों लिख लिए नाम, मलबरी, तसार, मूगा और एरिक। ये लिख लिए चारों, ये भारत में प्रोड्यूस होने वाला सिल्क है 4 तरह का। अब इसके बाद ना कीड़े की जो सिल्क वॉर्म की जो लाइफ साइकिल है वो कितनी होती है आपकी, वो कुछ ऐसी रहती है। एग, सबसे पहले एग से वो पहुंचा कैटरपिलर पर, कैटरपिलर से वो पहुंचा प्यूपा पर, और प्यूपा से वो पहुंचा मॉथ तक। ये 4 स्टेज होती है। ठीक है? किसी भी कीड़े के जीवन की ये 4 अलग अलग स्टेजेस हैं। उसको इस स्टेज तक पहुंचने से रोका जाता है बेसिकली, अगर मैं बात करूं। ठीक है? प्यूपा वाली स्टेज में कोशिश ये करी जाती है, लावा को मारकर यानी बॉईल कर दिया जाता है बेसिकली, अगर मैं बात करूं। बॉइलिंग स्टेज में पहुंचाते हैं, बॉइल्ड वाटर में उसको डाल देते हैं। ठीक है? ताकि जो कोकून है वो ब्रेक ना हो जाए। अब आपको ये सारी बातें अभी हो सकता है थोड़ी थोड़ी समझ ना आ रही हो, लेकिन आप ये सारे नाम जरूर लिखना, बिकॉज मैं अभी इसको क्लियर करने वाला हूँ, आप लोग को ना डिटेल में समझाऊंगा ये कैसे हो रहा है। ठीक है? सो दैट कि आपको दिक्कत ना रहे जरा सी, है ना? इसको भी मैं क्लियर करता हूँ। ठीक है ना? ये चारों लिख लिए नाम आप लोग ने? जी भैया। ओके, अच्छा, सिर्फ विपुल ने लिखे, बाकी लोग ने नहीं लिखे। ये भी ठीक चल रहा है। बाकी लोग सो रहे क्या? चलिए कोई बात नहीं, जो सो रहा है जो जगा हुआ है देख लेंगे उसके हिसाब से। सो सिल्क की अगर बात करें तो सिल्क वॉर्म में आपका 4 स्टेजेस है, मैं अभी आपको बता भी रहा था। ठीक है? उन 4 स्टेजेस को मैं एक बार डिस्क्राइब कर देता हूँ, कैसे कैसे 4 स्टेजेस रहती हैं। ओके, यहाँ पर इसको समझिएगा। ठीक है? इसको थोड़ा थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। जो फर्स्ट स्टेज है वो ये वाली है, एग है। ठीक है? फर्स्ट स्टेज आपकी एग हो गई। एग से हम आगे बढ़े। ठीक है? यहाँ पर ये लार्वा वाली स्टेज आई। ठीक है? लार्वा जो है आपका घूमता रहता है चारों तरफ। ठीक है? लार्वा से आपका ये कैटरपिलर की साइड यानी ककून की साइड मूव करना शुरू करेगा, अपने चारों तरफ एक गोल गोल सा बना लेगा। उसके मुंह से रेशे निकलते रहते हैं, मूवमेंट करता रहता है अपने चारों तरफ, अपने आप को कवर करता रहता है। ठीक है? एक शेल सा क्रिएट कर लेता है। शेल की तरफ मूवमेंट हुई। उस शेल की तरफ मूवमेंट के बाद यहाँ से शेल को ब्रेक करके बाहर निकल जाता है, लास्ट में उड़ने वाला इस तरह का बन जाता है। तो इस सारी कहानी को दोबारा से रिवर्ट करते हैं और एक बार समझते हैं। देखो यहाँ से क्लियर करना शुरू करना, जहाँ से एग दिखाया हुआ सिंगल एग। सिंगल एग के बाद यहाँ पर क्या होता है, लार्वा जो बनता है, जो ये यहाँ पर घूम रहा रहता है, ये लार्वा के मुंह से एक लगातार थ्रेड सॉर्ट ऑफ निकलता रहता है, जो चारों तरफ उसको कवर करने की कोशिश करता है।
तो ये घूम घूम कर अपने चारों तरफ क्या बनाता रहता है, सिल्क थ्रेड से खुद को लपेटता रहता है। वो ये सिल्क थ्रेड मकड़ी के थोड़ी जाल। देर में, हाँ सॉर्ट ऑफ मकड़ी के जाल की तरह, और होते होते इस तरीके का बना लेता है अपने आप को। प्यूपा वाली स्टेज आ जाती है, प्यूपा वाली स्टेज होती है यानी कि अंदर वो डेवलप हो रहा है, सिल्क का जो कीड़ा है वो डेवलप हो रहा है। किस स्टेज में, एडल्ट स्टेज में, इसको बोलते हैं मॉथ। जिस स्टेज तक पहुंचने नहीं दिया जाता नॉर्मली, इनमें से मोस्टली को क्या कर लेते हैं ये लोग, इसी स्टेज में उठा लेते हैं। ये जो प्यूपा वाली स्टेज है, प्यूपा वाली स्टेज में उठाएंगे और उनको बॉईल कर देंगे। बॉईल करने से क्या होता है, जो कीड़ा है वो अंदर मर जाता है, और ककून जो है ये टूटता नहीं है, और इनसे वो थ्रेड जो है वो बहुत ही बारीक तरीके से निकाल लिया जाता है। फिर उसको मशीन्स पर चला के स्ट्रेट करके धागे के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी कि बाइंड कर लेते हैं एज अ वायर, सॉर्ट ऑफ वायर की तरह। या आप ये कह सकते हो वायर भी नहीं, आपका जैसे आपने घर में रील वगैरह देखी होगी, है ना, तो उसको बाइंड कर लेते हैं। अब उसका फ़ायदा क्या होता है, उसका फ़ायदा ये होता है कि ये जो सिल्क इनसे मिलती है ना, वो सिल्क के बनने वाले जो सामान होते हैं, या जो कपड़े होते हैं, या जो साड़ियाँ होती हैं, वो इतनी कमाल की होती हैं कि उनकी जैसी प्रॉपर्टी और नहीं देखने के लिए मिलती। यानी वो इतनी हल्की, इतनी सॉफ्ट होती हैं कि आप अगर उसको छोटी सी जगह में भी डालोगे तो वहां से भी आर पार निकल जाएंगी। इस तरह की प्रॉपर्टी होती है। अब ये 100% पे तो मैंने बताया नहीं कि 100% पर लग रहा है, यानी कुछ परसेंट को छोड़ देते हैं, इसका मतलब प्यूपा वाली स्टेज के बाद भाई छोड़ना तो पड़ेगा ही ना। क्योंकि अगर प्यूपा वाली स्टेज के बाद एक भी नहीं छोड़ा तो जो साइकिल चल रही थी वो तो बंद हो गई। तो इसलिए क्या करा, कुछ परसेंट को छोड़ दिया और उनको मौत तक पहुंचने दिया। पहुंचने इसलिए दिया ताकि दोबारा से उनकी मीटिंग कराई जा सके, यानी कि दोनों जो आपके जीव हैं दोनों की मीटिंग कराई जा सके, ठीक है, और दोबारा से अंडे पैदा हो सकें। और एक ही बारी में हजारों अंडे दे देते हैं ये, बहुत सारे अंडे दे देते हैं एक ही बारी में, तो जरूरत नहीं होती है बहुत सारों की ना, ठीक है। और इनके सर्कल्स बनाए हुए होते हैं, और इतने लंबे समय से हम लोग इनकी ब्रीडिंग करते हुए आ रहे हैं कि ये लोग अपनी नेचुरल फॉर्म भूल चुके हैं, यानी कि उड़ते उड़ते नहीं है अब ये, ठीक है। तो प्रेडेटर्स अगर आसपास आ जाए ना तो इनकी हालत खराब कर देंगे। ये ज़्यादा मूवमेंट नहीं करते, इधर उधर उड़ते उड़ते नहीं है, और इनको आदत है इसी तरीके से रहने की। ये पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो चुके हैं इंसानों के ऊपर, खाने के उस पर हर चीज़ पे डिपेंडेंट है ये, इनको आदत हो चुकी है इसी तरीके से पलने की ना। जैसे घर का कुत्ता देखा ना तुमने, खा के मोटा भैंसा सा हो जाता है वो, उसको आदत है कि बस कोई खाना दे दे, अपना खाना खुद से ढूंढना नहीं है। और ऐसे अगर तुम सालों साल ऐसे ही कुत्तों को पालते जाओ तो वो अपनी जो एक्चुअल क्षमता है वो धीरे धीरे खोना शुरू कर देंगे। बिकॉज सब कुछ तो पड़े पड़े ही मिल रहा है, तो इनका हल वही हो गया, पड़े पड़े ही मिल रहा है, ठीक है। चलिए अब इसमें कुछ पॉइंटर्स हैं जो बताने वाले हैं। एक तो मैंने आपको पूरी कहानी जो है इसकी लाइफ साइकिल वो आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं कि ये जो मलबरी सिल्क है ये क्या सिनेरियो है। देखो, भारत में जितना मलबरी सिल्क है आपका, लगभग ये मान के चलो 48% मलबरी सिल्क होता है भारत में, और उसमें से 34% अकेला कर्नाटक में प्रोड्यूस होता है, जो रॉ सिल्क होता है। तो यानी कि हिसाब से आपका नंबर वन कौन हो गया, कर्नाटका हो गया, ठीक है। तो याद रखना सिल्क में नंबर वन कौन है, कर्नाटका नंबर वन है सिल्क में, ठीक है। और मलबरी सिल्क में स्पेसिफिकली याद रखना है। कर्नाटक के बाद नेक्स्ट नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश, ठीक है। अभी मैं मलबरी की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट मलबरी के बाद बात करते हैं मोगा सिल्क की, MUGA, मूगा। असम जो है वहां पर होता है मूगा सिल्क, मूगा सिल्क, ठीक है। जो एरी सिल्क है वो भी असम में ही होता है मेनली, ठीक है। और टसार सिल्क जो है वो प्रोड्यूस होता है झारखंड में। कहाँ पर, झारखंड में। तो आपसे अगर सवाल आए कि भारत का सबसे ज्यादा सिल्क प्रोड्यूस करने वाला स्टेट कौन सा है, तो आंसर क्या करना है, कर्नाटका। दुनिया में सबसे ज्यादा सिल्क कौन प्रोड्यूस करता है, तो आंसर करना है चाइना। अगर आपसे पूछ लें
कि कर्नाटक की जगह दूसरा दे दें, तो आंध्र आंसर का रखना है उस केस में, है ना, वो भी मलबरी के केस में। ठीक है। और अगर ये पूछ ले 3/4 कहाँ से आ रहा है, तो आपको दो राज्य दिखाई दे रहे हैं, एक तो असम दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा अपने आप पे, कर्नाटका दिखाई दे रहा है। ये दो मेजर हैं। उसके बाद मैचिंग के लिए आएगा टसार, मलबरी, मूंगा और एरिक। इनकी स्पेलिंग बदल जाती है हर बार। जैसे मैंने यहाँ मूंगा लिखा हुआ है ना, कई जगह पर मूंगा की स्पेलिंग ऐसे लिखी हुई मिलेगी आपको, मोंगा, ऐसे लिख देंगे मूंगा। जो टसार लिखा है मैंने TSAR, तुषार लिखा हुआ मिलेगा, TUSSAR, तुषार। ठीक है, तो उससे घबराना मत, वो एक ही चीज़ है। समझ रहे हो? वो उसकी राइटिंग का तरीका बदल देते हैं और कुछ नहीं होता है। ओके। अभी विपुल ने थोड़ी देर पहले एक बात कही थी स्पाइडर्स के बारे में, है ना। विपुल बोल रहा था सर स्पाइडर से भी तो कुछ निकलता है। हाँ, स्पाइडर से निकलता है। स्पाइडर से निकलने वाले सिल्क को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं गोसामेर। गोसामेर सिल्क। स्पाइडर से निकलने वाला जो ये सिल्क होता है, जो थ्रेड होता है, ये आयरन से भी ज्यादा मजबूत होता है। तुमको तुम्हें अजीब सी बात लगी सुनने में ये। लोहा देखा है, लोहा टन टन करके सर पे मार के देखना, पता चलेगा। आवाज आती है ना उसमें से, मस्त। उससे ज्यादा मजबूत होता है जो मकड़ी का जाला होता है। अजीब लग रही है सुनने में बात? अजीब लग सकती है, बिकॉज तुमने उसको बहुत ही बारीक फॉर्म में देखा है। बहुत बारीक फॉर्म में। इतना बारीक शायद ही आयरन को तुम पहुंचा सको उस लेवल तक। आयरन का बहुत बारीक सा वायर लेना, उसको हाथों से मोड़ने की कोशिश करना, तुम बहुत आराम से मोड़ दोगे, तुम्हारे घर में कोई छोटा बच्चा भी मोड़ देगा। बारीक सा वायर लेना। ठीक है। और तोड़ भी देगा उसे बच्चा तुम्हारे घर में। इसको उतना मोटा अगर बना दें तो तोड़ना बहुत भारी हो जाएगा, ये बहुत मजबूत होता है। ठीक है, तुमने देखा होगा कि वो इतना बड़ा सा स्पाइडर वो जरा से धागे में लटक जाता है ना। तो वो अच्छा खासा मजबूत होता है। भैया, ये जो बॉईल करके निकाल लें, भैया उसमें तो ये कीड़े मर जाते हैं फिर। हाँ, तो मार अगर कुछ देते हैं को ना भी फिर। आ हाँ, मार अरे देते हैं, मार क्यों रहे 95%। 95% को निपटा तो देते हैं। क्यों भैया? रीजन कुछ? भैया फिर अगर नहीं मारेंगे तो सिल्क कैसे मिलेगा तुम्हें? टूट जाएगा ना वो। तो थ्रेड ब्रेक हो जाएगा बीच में से। जो कंटिन्यूस उन्हीं एक, उसने जो जानवर है, उसने जानवर ने एक थ्रेड ऐसे बनाया है, मान लो ऐसे, चारों तरफ ऐसे लपेटा है उसने, यूं करके। कंटिन्यूस थ्रेड है ना वो, ऐसे लपेटा है उसने उसको अपने मुंह से। उनको वैसा का वैसा ही चाहिए वो, ओरिजिनल स्टेट में। यहाँ से इस पूरे शेल को ब्रेक करके कीड़ा बाहर निकलेगा और ये टूटा हुआ सा होगा पूरा, एकदम बेकार से स्टेज में आ जाएगा। वो लोग वो नहीं चाहते। फिर उसकी वैल्यूएशन नहीं रहेगी कुछ भी। उसमें वो मारोगे क्या, तुम क्या ठीक कहते है। हैं बीच में जो पतंग उड़ाते हुए धागा टूट जाता है तो बांधते हैं, गांठे मारते हैं। खैर, ये वाला याद रखना कि स्पाइडर से मिलने वाले सिल्क का नाम होता है गोसेमैर। ठीक है, ये एग्जाम में सवाल आ सकता है, हो सकता है आपके में आ जाए। ठीक है, अभी 2-3 साल पहले यूपी में आया भी था। पूछ रखा है स्पाइडर से मिलने वाले सिल्क को क्या बोलते हैं। और सवाल आपको ऐसे ही आएंगे कि असम में कौन सा सिल्क होता है, 4 ऑप्शन दे देंगे। ठीक है। चलिए, ये आपका टॉपिक यहाँ पर अपना हो गया। अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अपना नेक्स्ट टॉपिक किसके बारे सर में है? नेक्स्ट टॉपिक अपना कॉफी के बारे में है। हाँ सर जो योगिता। इसकी सिल्क की क्वालिटी होती है वो किस पर डिपेंड करती है? जैसे बोलता है ना कि अच्छा होना चाहिए। देखो, अगर ये लोग इस चीज़ को प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो ये लोग बहुत ही सोच समझ के देख परख के वाला हिसाब किताब चलता है। कहने का मतलब ये है कि सिल्क की क्वालिटी जो आप कह रहे हो वो डिपेंड करता है कि ब्रीडिंग किस तरीके से करी जा रही है। ये एक व्यापार है जी। ये एक व्यापार है। आप जितना वहां पर चीज़ों का ख्याल रखोगे उतना अच्छा रहेगा। आसपास का माहौल देखो, करते क्या है, मैं एक छोटा छोटा एग्जांपल देता हूँ तुम्हें। जिस टाइम पर इन कीड़ों को पाला जाता है तो उस टाइम पर ये ध्यान रखा जाता है कि ये इतने ज्यादा वैसे हो चुके होते हैं, ढीले, मतलब एक तरीके से ऐसा जानवर है, इसको पाला ही किसी काम के लिए जा रहा है बस। तो इनके आसपास चींटियां ना आ जाएं जो इन्हें निपटा दें। ये हिलेंगे नहीं ज्यादा। चींटियां खा जाती हैं इनको। तो चींटियों से इनको दूर रखना पड़ेगा, उसका इसका ध्यान रखना पड़ता है।
इनके लिए खाने का सामान ला के देते रहो लगातार। मलबेरी लीव्स जो होती हैं उनको तोड़ के लाना पड़ता है, सर्टेन एक मौसम होता है उसी में चीज़ें चलती हैं ज़्यादातर, क्योंकि लीव्स उसी टाइम पे आती हैं जो मलबरी वाला काम करते हैं, वो सबसे ज़्यादा है भारत में। ठीक है, वो इनके लिए लाया जाता है। उसके बाद ये एक दिन में गंदा बहुत कर देते हैं। 6 दिन की तो इनकी लाइफ होती है पूरी पूरी। कितने दिन की? 6 दिन की। 6 दिन जीते हैं जी ये बहुत लंबा लाइफ साइकिल नहीं होता है उनका। 6 दिन में सब कुछ हो जाता है और ये बहुत तेजी से बढ़ते हैं, मतलब दिन दूनी रात चौगनी। तुम एक दिन देखोगे तो छोटा सा, दिन देखोगे तो तुरंत बड़ा। ऐसा सिनेरियो इनके साथ होता है। ठीक है, तो उस टाइम पर बहुत ही खासा ध्यान रखना पड़ता है इनका। ठीक है, अगर आपने ढंग से ब्रीडिंग नहीं करी है या ढंग से उनका ध्यान रखा है तो उस लेवल की चीज़ आपकी नहीं आ पाएगी। और साथ में फिर वो मशीन्स हैं जो आसपास, उन्होंने मशीन्स हैं, मजदूर हैं, जितना हाई क्वालिटी का आप आसपास का जो आपने सामान है वो इस्तेमाल करोगे उतना हाई क्वालिटी आपको सिल्क मिल जाएगा। आपने जितने अच्छे से उसको पाला होगा, जितने अच्छे से रखा होगा, हर छोटी छोटी बात पर डिपेंड करता है। और नॉर्मली तो यार सिल्क आम आदमी कहाँ खरीदता, महंगा बहुत होता है। ठीक है, वापिस आते हैं। ये देखो, ये अच्छा, ये किस चीज का पौधा है सामने तुम्हारे जो दिख रहा है तुमको? अभी दिख रहा है स्क्रीन पे कुछ? दिख अरे तो रहा आवाज है आ रही रेड है रेड मेरी? से। आवाज आ रही है? सुबोधि, किस चीज का है जी पौधा? टमाटर से लगे सर। टमाटर? खा हाँ, लो थोड़े से चेरी टमाटर। फ्लावर। अच्छा अच्छा, मेरी बात सुनो, चेरी और टमाटर वालों। अच्छा, तुम में से कॉफी पीना किसको पसंद है, सही से बताना। कॉफी पीना सच में किसको पसंद है? हाँ सर, बहुत पसंद है। जी मतलब कोल्ड कॉफी या वैसे कॉफी पीना, मतलब जब जरूरत हो थोड़ी सी एकदम से बूस्ट अप की, यार कि अभी ना ढीला ढीला सा हो रहा है तो कॉफी पी लेते हैं, ऐसा है किसी का तुम में से? कॉफी चाय, किसी किसी का चाय भी होता सर है, किसी किसी का कॉफी। कॉफी होता है। ठीक है, तो ये कॉफी के बारे में बात करें, कॉफी ही है जी। आपके सामने ना कॉफी का पेड़ है ये ठीक है, क्या है ये कॉफी है। ठीक है, कॉफी का। ऐसा ही दिखता है कॉफी। ठीक है, इसको तोड़ा जाता है, उसके बाद सुखाया जाता है, ब्रेक डाउन करा जाता है। ठीक है, तो हम कॉफी के बारे में बात करने वाले हैं, तो ये है कॉफी का पेड़। ठीक है, ओके। अब मैं थोड़ी थोड़ी कुछ पॉइंटर्स आपको बता रहा हूँ। भारत में जो कॉफी है वो पहली बार चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट में उगाई गई थी, कर्नाटका में। तो ये बात आपको लिखनी है, मैं यहाँ पर पॉइंटर्स में लिख रहा हूँ। इंडिया में पहली बार कॉफी कहाँ उगाई गई थी? चिकमंगलूर। तो स्पेलिंग लिखिएगा CHIKKAMAGALURU, चिकमंगलुरु। अब चिकमंगलुरु हो गया, पहले चिकमंगलूर था ठीक है, तो चिकमंगलुरु में पहली बार कॉफी उगाई गई थी। चिकमंगलुरु कहाँ है? वो है कर्नाटका में। चिकमंगलुरु कहाँ है? कर्नाटका में। ठीक है, जहाँ की सरकार की हालत इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। पर न्यूज़ में आता नहीं है साउथ का ना ज़्यादा। तुमने नोटिस करा होगा, साउथ का न्यूज़ में ज़्यादा तुमने देखा नहीं होगा, उतना ज़्यादा आता नहीं है जल्दी से। मीडिया उसको कवर ही नहीं करती है। अगर आप नोटिस करोगे ना तो साउथ इंडिया में, आप सिर्फ केरला का एग्जांपल ले लो और किसी का एग्जांपल मत लो। जिस टाइम पर केरला में, जो कि छोटा है बहुत एज कम्पेटिवली यूपी से, वहाँ पर 26,000 केस आ रहे थे। 26,000, 30,000, 35,000 केस चल रहे थे। ठीक है, किसी ने केरला की बात नहीं करी, जबकि उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो उसका हेल्थ केयर सिस्टम है, वो बेस्ट है पूरे भारत में। उसके बाद भी केरला की हालत खराब हो चुकी थी, वो रोने वाली स्थिति हो रखी थी केरला की। और वहीं यूपी, जिसका कोई सिर पैर ही नहीं है, इतनी जनसंख्या किसी को पता ही नहीं है, हद से ज़्यादा बड़ा राज्य है, हद से ज़्यादा पॉपुलेशन है। यहाँ 11,000 केस आ रहे थे, पर यहाँ हाहाकार मचा पड़ा था। मीडिया ने पूरा यूपी को ही कवर करा था केवल, कि यूपी में लोग मर रहे, यूपी में लोग मर रहे, हाई यूपी, हाई यूपी। वहाँ साउथ में ना तो तमिलनाडु को कवर करा, ना कर्नाटक को कवर करे ढंग से, ना केरला को कवर करे ढंग से। अजीब सी बात थी। ठीक है, लेकिन तुम लोग ध्यान नहीं देते होंगे उस चीज़ पे ना। सब राजनीति से प्रेरित होता है, सब कुछ। सो अब भारत में कर्नाटका में कॉफ़ी उगाई जा रही है। कर्नाटका में कितने तरह की? दो वैरायटी कॉफ़ी की। कौन कौन सी? अरेबिका और
रोबस्टा। दो कॉफी कौन कौन सी? अरेबिका और रोबस्टा। ठीक है। अब मैं आपको एक सम्मान वाली बात बताता हूँ, भारत की थोड़ी सी इज्जत आएगी आपके मन में ना थोड़ा सा। देखो भारत जो है पूरी दुनिया की केवल 2% कॉफी उगाता है। कितना उगाता है? केवल 2%। ठीक है। अब मैं टी की भी बात करूंगा थोड़ी देर में। टी भी हम उगाते हैं, लेकिन कमाल की बात है हमने टी विदेशों में भेजते हैं उगाने के बाद। इतनी हाई क्वालिटी होती है, वो इतनी महंगी होती है कि हमारा आम आदमी पी नहीं सकता उसको। जो असम वगैरह में कुछ जगह पर दार्जिलिंग वगैरह में कॉफी उगती है ना, वो सॉरी टी उगती है, वो इतनी हाई क्वालिटी और इतनी महंगी होती है कि उससे आम आदमी थोड़ा सा कतराएगा पीने में। वो इतनी महंगी होती है। अब तो खैर टाटा वगैरह ने फिर भी उसको थोड़ा सा रेंज में ला दिया है, अदरवाइज बहुत महंगा होता है हिसाब के साथ। तो दो तरह की कॉफ़ी होती है हमारे यहाँ मेनली, अरेबिका और रोबस्टा। ठीक है। अब कॉफ़ी के लिए एक बात याद रखनी है कि जब इसके प्रेसिपिटेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर जो तापमान है वो चाहिए रहता है 15 से 18 के आसपास। और जो आपकी बारिश है वो अच्छी खासी चाहिए होती है, लगभग 150 से 250 सेंटीमीटर के आसपास, कॉफ़ी कल्टीवेशन के लिए। ठीक है। अब एक नेक्स्ट पॉइंट, टेम्परेचर बता दीजिए। टेम्परेचर मैंने बताया 15 से 18 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। और ये 150 से 250 सेंटीमीटर। ठीक है। और जो सॉइल रहती है वो रहती है लूमी सॉइल। कौन सी सॉइल? लूमी सॉइल। और आपको समझने वाली बात है, समझाने जैसा कुछ नहीं है कि कर्नाटका हाईएस्ट कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट है भारत का। कौन सा? कर्नाटका क्या है आपका? हाईएस्ट कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट है भारत का। लूमी सॉइल जो है वो क्या है आपका? लावा से बनी हुई सॉइल होती है। वो परफेक्ट होती है कॉफी के लिए, क्योंकि ये सॉइल आपका हिली स्लोप्स पे मिलती है। क्योंकि जो कॉफी है वो हिली स्लोप्स पे ग्रोन करी जाती है नॉर्मली, अगर आप देखोगे तो। हमेशा ऐसा हो जरूरी भी नहीं। ठीक है। कर्नाटक के बाद दूसरे नंबर पर आता है कॉफी उगाने में केरला। कुछ लोग कुछ और राज्य को रखते हैं, इसलिए सेकंड वाला भी मैंने यहाँ पे ले लिया। ठीक है। वर्ल्ड वाला केस आपको ऑलरेडी याद होगा, ब्राजील वाला केस आपको अच्छे से पता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा कॉफी जो है वो ब्राजील में होती है ना। वो हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी में कर लिया था। टॉप थ्री कौन है भैया ब्राजील के बाद? दो कौन है और फिर? देखने पड़ेंगे, मुझे भी याद नहीं है कि नॉर्मली सेकंड नंबर या थर्ड नंबर कभी जल्दी से आया नहीं, तो मेरे को ना हमेशा फर्स्ट वाला ब्राजील ही माइंड में रहता है। दूसरा और तीसरा आप लोग सर चेक कर लेना। सर हम्म, वियतनाम है एक तो सेकंड नंबर पर, थर्ड पे इंडोनेशिया है। वियतनाम है? ये तो अच्छी बात है, ये तो पास का ही है। गुड, बढ़िया है। तो कोशिश कीजिएगा कि आप लोग इंडिया वाला जो सिनेरियो है उसको भी देख लें, है ना। अब इससे एक बात याद आती है कि ये सारा का सारा हॉर्टिकल्चर का पार्ट आता है, तो हॉर्टिकल्चर जो है, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड जो है उसके बारे में एक बात लिख लीजिए। किसके बारे में? नेशनल हॉर्टिकल्चर नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड। ठीक है। ये सेटअप करा गया था अप्रैल 1984। ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका गुरुग्राम में। गुरुग्राम है हरियाणा में। अगर आप में से कभी कोई गुरुग्राम नहीं गया है, कभी मौका लगे तो ज़रूर जाइएगा। मैंने सुना है, मैं भी कभी गया नहीं उस इलाके में ना। हाँ मेट्रो से थोड़ा बहुत देखा है मैंने, एक दो बार उतर के भी मेट्रो स्टेशन के बाहर भी थोड़ा दूर पे गया था। ठीक है, वहाँ पर भी देखा था। कुछ ऐसी जगहें हैं जो आपको देखने में लगेगा ही नहीं कि आप इंडिया में खड़े हुए हो।
गुरुग्राम में ही। वो ऐसी जगह है ना दिल्ली में है, ना नोएडा में है, गुरुग्राम में ऐसी जगह बनाई हुई है। कुछ आपका ऑफिसेज हैं कंपनीज के, आईटी कंपनी, और उन्होंने इस तरीके से डिज़ाइन करवाए हुए हैं, इतने हाईटेक तरीके से डिज़ाइन करवाए हैं कि आपको देख के एकदम से अचंभा हो जाएगा कि वो आसपास का इलाका आपको ना, कुछ आधे किलोमीटर का इलाका आपको लगेगा ही नहीं कि आप भारत में हो। उन रोड को देख के, उन इमारतों को देख के आपको लगेगा नहीं, इतना ज़्यादा भव्य हिसाब किताब है। कभी लगे मौका तो ज़रूर देखना, है ना। तभी अभी जो एक्ट निकाला था वो 75% वाला, वो वापस लेना पड़ गया। बिकॉज इन आईटी जाइंट्स ने एक तरीके से मेरे ख्याल से कह दिया होगा कि हम छोड़ देंगे यहाँ से, बाहर निकल जाएंगे। तभी उन लोग की हालत ख़राब हो गई। ये तो हो गया नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1984 में सेटअप करा था, ठीक है। और आपका गुरुग्राम हरियाणा में एक है आपका कॉफ़ी बोर्ड इन इंडिया, तो वहाँ पे लिखिएगा कॉफ़ी बोर्ड इन इंडिया। ये स्टैब्लिश करा गया था कॉफ़ी एक्ट 1942, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्रीज के अंदर, ठीक है। सवाल लेकिन नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड से आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो आप उसको ज़्यादा दिमाग में रखिएगा, बिकॉज वहीं से सवाल आपके सामने आता दिखाई देगा। और कॉफ़ी के बारे में नॉर्मली सवाल आते हैं कि कितनी वैरायटी होती है, कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, और उस स्टेट में वो कौन सी जगह है। चिकमगलूर के बारे में आपसे पूछ लेंगे, ठीक है। मेनली घूम फिर के यही 3-4 सवाल को रोटेट मारते रहते हैं, इससे बाहर ज़्यादा जल्दी से नहीं जाते हैं, ठीक है। आप ये मेजरली याद रखने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं चाय के बारे में, जो शायद ज़्यादा लोगों को पसंद होगी। आई गेस आप में से किसे पसंद है चाय, आप लोग में से ज़्यादा एज कम्पेटिवली कॉफ़ी? भैया मुझे। बस मनु को पसंद है चाय, बाकी लोग को चाय भी पसंद नहीं है ना कॉफ़ी पसंद। वो लोग मॉकटेल पीते हैं। नहीं सर, कॉफी ज्यादा अच्छी होती है ना। अच्छा, एक कह रहा है कॉफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, एक कह रहा है चाय ज़्यादा अच्छी होती है, और बाकी लोग का कुछ नहीं है। ये तो तुम्हें कौन सा भैया पसंद है, कॉफ़ी या चाय? सर मैं तो चाय पीती ही नहीं हूँ, कॉफी ले लेती हूँ कभी कभी। अरे भैया बाबा। साथ अच्छा, ये शक्तियां जो शादी तुम्हारे हो पास है ना योगिता, ये हमें भी देना थोड़ी सी ना। बिना चाय कॉफ़ी के कैसे चल रहा है तुम्हारा? सर मना भी करते हैं कि चाय पीना अच्छा नहीं होता, हेल्थ के लिए भी बोलते हैं कि भूख भी नहीं लगती हाँ चाय पीने से ना। हाँ, सही बात है, चाय पीना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, ना कॉफ़ी पीना अच्छा होता है, क्योंकि ये हमारे इंडियन क्यूजीन्स का पार्ट नहीं है। यानी कि हमारा जो बॉडी का सिस्टम है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के हिसाब से, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये चीज़ें नहीं होती थी पहले। कॉफ़ी वगैरह और चाय वगैरह तो बाद में आई ना, अंग्रेजों के आने के टाइम पे आपने देखी इन लोग को। तो ये पहले पार्ट नहीं थी, तो पार्ट नहीं थी तो उसकी वजह से आपका क्या था, प्रॉब्लम था, है ना। अब हमारी बॉडी इसलिए उसकी उतनी आदी होती जा रही है, कर दिया गया है। अदरवाइज ना पिए तो ज़्यादा अच्छा है। चाय कैसी पीनी चाहिए, मतलब चाय का कोई अल्टरनेटिव है क्या? नहीं है, हाँ बहुत सारे अल्टरनेटिव हैं, लेकिन वो थोड़े से टफ केस पड़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप, जो हमारे यहाँ पे पाए जाने वाले अर्जुन की छाल हो गई, उसकी चाय बना सकते हो आप। तुलसी लीव्स हो गई, और एक दो और तरह की लीव्स होती हैं, उन सबको उबाला जाता है मॉर्निंग में ना, पहले करते थे पुराने लोग ना, उनको उबाल लिया तो उनका अर्क आ जाता था एक चीज़ में, उसके अर्क को सुबह सुबह पिया जाता था। अब उस अर्क के, उसको पीने से क्या फ़ायदा था? उसको पीने से 4-5 फ़ायदे होते थे। एक आपका पेट ठीक रहता था, एक आपकी आंखें ठीक रहती थी, बाल ठीक रहते थे, ठीक है, और आपका पूरा मेटाबॉलिज्म एकदम से इंक्रीज हो जाता था, बॉडी का जो चार्ज अप सिस्टम है वो इंक्रीज हो जाता था। और उसका कोई साइड इफेक्ट या सच कोई वो नहीं था, कि वो जहर नहीं है, वो एकदम प्योर चीज़ है। और सबसे बड़ी बात है कि उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड कर देते थे, जो बॉडी को रिजुनवेट करने का काम करते थे। यानी कि जो हार्ट है ना आपका, वो बहुत अच्छे से काम करेगा, उसमें फिल्ट्रेशन की प्रोसेस शुरू हो जाती थी। ये सब चीज़ें ऐड ऑन करते थे। ये हमारा पुराना मतलब तरीके थे, जो अब धीरे 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 खो गए थे।
अब दोबारा से ये वापस आ रहे हैं। अब पता है क्या हो चुका है, अगर आप सुपरमार्केट्स में जाओगे ना, वहाँ पर एक पैकेट मिलेगा आपको, उसमें देंगे कि आयुर्वेदिक चाय। उस आयुर्वेदिक चाय में वो सारी चीज़ें उन्होंने डाल रखी होंगी। अब ये चल गया भाई साहब, और ये पता है कितना महंगा पैकेट हो गया, हजार हजार रुपए के पैकेट मिलते हैं। ऐसा बुरा हाल हो चुका है, और वही पुरानी चीज़ वो मतलब नए उसमें बेच रहे हैं लोगों को। ये है सिचुएशन, पर अच्छा है हेल्थ के लिए। सो चाय की बात कर रहे थे हम लोग, है ना। संयम, तुम्हें चाय पसंद नहीं है? नहीं सर, कॉफी पसंद है। अरे वाह, क्या बात है। कॉफी वाले ज्यादा है या नहीं यहाँ पे? सर चलो ये कॉफी भी पीने ठीक है। से नींद चाय, नहीं आती ना, इसलिए। अच्छा चाय पीने से नींद आ जाती है। हम्म। हाँ, कैफीन का लेवल कॉफ़ी में ज़्यादा होता है, कॉफ़ी ज़्यादा अच्छे से हिट करती है, और वो एकदम से नींद उड़ा देती है। ऐसा होता है, हाँ ये बात भी सही है, कॉफ़ी में ये थोड़ी सी है बात। लेकिन कॉफ़ी का सहारा तब ले लेना चाहिए अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे कि पढ़ाई के लिए अगर आप जा रहे हो, तो कॉफ़ी पीना कोई बुरी बात नहीं, मेरा ऐसा मानना है यार। बिकॉज अगर एक्स्ट्रा कहीं से थोड़ी सी आपको मोटिवेशन टाइप ऑफ मिलता है ना, मतलब वो मोटिवेशन सॉर्ट ऑफ हो जाता है कि एनर्जी आ जाती है एकदम से, चल कुछ काम कर लेते हैं, तो कोई बुरी बात नहीं है उस केस में। बिकॉज कई बार हम लोग लैग करते हैं, पीछे रह जाते हैं, नहीं कर पाते हैं, है ना, तो उससे बेटर है कि कुछ कर लें, तो मन भी खुश हो जाता है ना उसके बाद, जब आप चीज़ पूरी कर लेते हो। सो टी की बात करें तो टी की शुरुआत हुई थी, आपका जितना बताया गया है, यूनान का प्लेट्यू है, यूनान का प्लेट्यू है साउथ चाइना में। साउथ चाइना में यूनान का प्लेट्यू है, वहां से शुरुआत हुई थी कॉफ़ी की, और सॉरी टी की। और कॉफ़ी का क्या सिनेरियो था, कॉफ़ी का भी मैं बताता हूँ। कॉफ़ी से जुड़ी हुई कहानियां हैं। कॉफ़ी से जुड़ी हुई एक छोटी सी कहानी ये है कि एक चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों को चराने लेके जाया करता था। वो एक दिन थोड़ा सा ज़्यादा दूर निकल गया चराने के लिए, और वहां पर एक आसपास पेड़ पाया जाता था, तो उसकी बकरियां उस पेड़ को खाने लगी। ठीक है, पत्तियों को खाने लगी, उस पर लगने वाली चीज़ों को, बेरीज को खाने लगी। हरा था, उसने रोका नहीं जानवरों को। अब उसके जो जानवर थे, जब भी वो चेक करता था तो वो जगे रहते थे, सोना उन्होंने कम कर दिया। और ये चीज़ उसको धीरे 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 रियलाइजेशन उसको हो गया कि जानवर कम सो रहे हैं मेरे पहले से, पहले ठीक ठाक सोते थे, अब कम सोने लगे हैं। तो उसने वो उस प्लांट को ना फिर खुद खुद से खा के देखा, तो उसको बाद में समझ में आया कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ है जो आपका नींद भगा दे रही है और फ्रेशनेस लेके आ रही है। वहां से कॉफ़ी का पता चला था कि ऐसा कुछ होता है इसके अंदर। और अब चाय की बात कर लेते हैं। चाय के लिए चाहिए टेम्परेचर इतना, इसके आसपास का, और बारिश भी ठीक ठाक चाहिए, 150 से 200। कॉफ़ी में याद होगा आपको, 150 से 250, है ना। अब भारत में क्या है, दो तरह की टी होती है। एक होती है बोहिया, जिसको बोलते हैं चाइनीज। एक तो ये वाली टी होती है। एक होती है असामीज। एक होती है असामीज। ये दो तरह की टी पाई जाती है भारत में। असम जो है, जो यहाँ लिखा हुआ है असामीज लिखा हुआ है, यानी असम में मिलने वाली चाय की बात हो रही है। असम जो है वो लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट है भारत का। ठीक है। असम के बाद आपका, असम के साथ साथ और कौन कौन है, असम के साथ साथ हैं आपका वेस्ट बंगाल हो गया। ठीक है, ये दार्जिलिंग जो है वेस्ट बंगाल का पार्ट है, ठीक है। तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, कर्नाटका हो गया। ये 5 राज्य हैं जहाँ पर चाय पैदा की जाती है। हाँ, उत्तराखंड में भी करी जाती है, लेकिन उतनी नहीं करी जाती है। ठीक है। अब बात करें नंबर वन दुनिया में कौन है, नंबर वन आपको अच्छे से याद होगा, चाइना नंबर वन है। ठीक है। चाइना की जो रैंक है वो टी प्रोडक्शन में नंबर वन है। ठीक है। चाइना की जो रैंक है वो टी प्रोडक्शन में नंबर वन है। भारत की जो रैंक है वो टी प्रोडक्शन में सेकंड पर है, प्रोडक्शन के मामले में भी और कंजम्पशन के मामले में भी। ठीक है, प्रोडक्शन के मामले में भी और कंजम्पशन के मामले में भी। इसके बाद आपको देखने के लिए मिल जाएगा केन्या, श्रीलंका। ठीक है, केन्या, श्रीलंका। अब एक इसमें एक फन फैक्ट की बात बताता हूँ आपको। ठीक है, फन फैक्ट ये है कि हम लोग क्या करते हैं, अपने यहाँ की जो गजब की चाय है,
उस गजब की चाय को हम विदेश भेज देते हैं। कहाँ भेज दिया हमने? विदेश में भेज दिया, यूएस भेज दिया, यूके भेज दिया, फ्रांस भेज दिया, अलग अलग जगह भेज दिया। और हम सस्ती चाय मंगाते हैं श्रीलंका से अपने यहाँ के लोगों के लिए। ये कुछ ऐसा है कि 180 रुपये की चाय वहाँ भेजी, यहाँ से 90 रुपये वाली मंगा ली। ये काम करते हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते हैं ना चाय का, तो ये चलता है। समझ रहे हो? एक्सपोर्ट करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं। हम लोग ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं करते, उतना करते हैं पर उतना नहीं कर पाते। हमारी खपत इतनी ज़्यादा है देश के अंदर कि एक्सपोर्ट उतना कर ही नहीं पाते हैं। चाइना का भी सेम सीन है। चाइना की खपत इतनी ज़्यादा है कि वो उतना एक्सपोर्ट कर ही नहीं पा रहा है, वहाँ के लोग ही पी जा रहे हैं, क्योंकि जनसंख्या इतनी ज़्यादा पैदा कर ली उन्होंने। 1.4 बिलियन लोग हैं, तो एक एक चाय की चुस्की मारेंगे तो उड़ा देंगे मामले को। इसलिए एक्सपोर्ट के मामले में नंबर 1 देखने के लिए मिलता है केन्या। केन्या सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है चाय को। दूसरे पर आता है चाइना एक्सपोर्ट के मामले में, बाहर भेजने के मामले में। ठीक है, भारत चौथे नंबर पर आता है बाहर भेजने के मामले में। अब नेक्स्ट एक और चीज़ के बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा रबर के बारे में बात करते हैं ना, रबर के बारे में। चलिए, सो नेक्स्ट है अपना रबर। रबर में क्या समझना है कि रबर की प्लांटेशन के लिए जो तापमान चाहिए होता है वो चाहिए होता है हॉट और ह्यूमिड। हॉट और ह्यूमिड कंडीशन चाहिए। ठीक है, टेम्परेचर जो चाहिए वो चाहिए 25 से 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, रेनफॉल कितनी चाहिए? बहुत अच्छी खासी चाहिए जी, 300 सेंटीमीटर के आसपास रेनफॉल चाहिए। यानी अच्छी खासी बारिश चाहिए, इसके पौधे को ना अच्छा खासा पानी चाहिए। भारत में अगर बात करें तो केरला इसमें सबसे आगे दिखाई देता है रबर के मामले में। ठीक है, केरला इसमें एक तरफा है बिल्कुल, यानी कि बिल्कुल ही कोई आसपास ही नहीं केरला के। लगभग भारत का 87% अकेला केरला ही कर रहा है। ठीक है, कुछ टाइम पहले अभी उसका जो है ड्रॉप आया है थोड़ा सा, यानी कि प्रोडक्शन में। अदरवाइज केरला एक तरफा ही था, 87% था, अब तो खैर 70 नियर बाय चला गया है। केरला में भी कुछ जगहें हैं जो अपने आप में बहुत फेमस हैं रबर प्लांटेशन के लिए ही। उनमें से एक है एर्नाकुलम, एक है कोट्टायम, एक है एर्नाकुलम, एक है कोट्टायम, एक है कोझिकोडे, एक है कोल्लम। कोल्लम और कोझिकोडे। मैं आपको एक कमाल की बात बताऊं, अगर आप ज्योग्राफी और हिस्ट्री पढ़ते रहोगे ना और साथ में थोड़ा बहुत अखबार पढ़ते रहोगे, तो सारे नाम आपको अजीब नहीं लगेंगे। इनके नाम आते रहते हैं कभी ना कभी। जैसे कोझिकोडे, इनमें से एक भी शहर ऐसा नहीं इसका नाम मैंने पहले नाम सुना हो ना हो। देखने में अजीब लग रहे होंगे, पर नहीं, सबके नाम सुने रहते हैं नॉर्मली हमेशा मैंने। और कई कई बार कोझिकोडे का तो नाम बहुत बार सुना है, क्योंकि हिस्ट्री से भी जुड़ा हुआ है। तो अगर आप पढ़ते रहोगे ना, एक बात मान के चलना, तैयारी करने का मतलब केवल और केवल ये नहीं होता है कि सिर्फ और सिर्फ एग्जाम ही आपका निकलेगा। आपको ओवरऑल नॉलेज है ना बहुत ही कमाल की हो जाती है। और आपका खुद का कॉन्फिडेंस भी बहुत ऊपर रहता है कि आपको चीज़ें पता हैं, क्या है, क्यों है, किस लिए है, कैसे हो रहा है, आपको ओवरऑल आइडिया है। और बहुत ज़रूरी होता है। पॉलिटी पढ़ने का फ़ायदा आप लोगों ने नोटिस करा होगा, आपको जो कानून से जुड़ी हुई चीज़ें हैं ना उनकी बारीकियां समझ में आती हैं कि कैसे होता है, क्या होता है, प्रोसेसिंग कैसी है हमारे देश में। तो आपको वहाँ से कॉन्फिडेंस आता है कि लॉ ऑफ लैंड क्या है। ठीक है, क्योंकि भारत में हाल ये है कि अगर आप खुद भी कैमरा लेके, मोबाइल लेके पहुंच जाओगे ना और पूछोगे लोगों से लाल बाल पाल क्या है, तो लोग इसको भी घूरेंगे इतनी बुरी तरीके से कि पता नहीं क्या है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोग कैमरा लेके और वो माइक सा लेके पहुंच जाते हैं बड़े बड़े जगहों पर, और वहाँ लोगों से पूछते हैं, जो नई जनरेशन आ रही है उनके बारे में कुछ ना कुछ पूछते रहेंगे। किसी के बारे में कुछ भी पूछ लेंगे। तो मैं देख रहा था लाल बाल पाल के बारे में पूछ रहे थे हमारी नई जनरेशन से। जैसे कभी कभी आपका चीफ मिनिस्टर के बारे में पूछेंगे, पीएम के बारे में पूछेंगे, प्रेसिडेंट के बारे में पूछेंगे, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पूछेंगे, तो आंसर हमेशा जीरो में ही आता है। जो नई जनरेशन को कुछ नहीं पता रहता है, खत्म एकदम, जीरो है इस साइड पे, है ना। भैया तो बहुत बुरा हाल है। कई बार कोई टर्मोलॉजी हो जाती है, जैसे वो देख रहा था एक मूवी ना, मैडम चीफ मिनिस्टर है एक, तो उसमें ना वो अच्छा। किचन का यूज किया गया था, क्योंकि वो वैसी सरकार थी ना मिली जुली, तो वो छोटे से वर्ड में बोलते कि
मैंने अपनी किचन कैबिनेट ही बना ली सारी, पारिवारिक ले ली ना वो, और वही टॉपिक एक दिन पहले पढ़ा था, तो एकदम कनेक्ट हुआ, नहीं तो पता ही नहीं चलता उसका भैया। वो तो होता ही है मूवीज में बहुत बार। आप अगर देखोगे इंग्लिश मूवीज में भी, जिसको इंग्लिश भी आती है वो समझ नहीं आएगी उसको पिक्चर। क्यों समझ नहीं आएगी? क्योंकि उसने वहां पे इंग्लिश का इस्तेमाल नहीं करा, उसने इंग्लिश के मुहावरे का इस्तेमाल कर दिया। और मुहावरे का इस्तेमाल वही बता सकता है जिसने ईडियम और फ्रेजेस को पढ़ रखा हो। जब आप नीचे देखोगे ना, नीचे सबटाइटल चलता है, सबटाइटल में लिखा हुआ आएगा वो भी आपका कर्ली ब्रेसेस में या किसी चीज में उसको बंद करके दिखा देंगे। तो समझ वही सकता है जिसने वो ईडियम फ्रेज पहले पढ़ा हुआ है इंग्लिश में। अदरवाइज तो उसको पता नहीं चलेगा कि कहना क्या चाह रहा है, उसका भावार्थ क्या है, उसकी बात का मतलब क्या है, आदमी पकड़ नहीं पाता है। और हम लोग भी मुहावरों को खुद खूब इस्तेमाल करते हैं, बोलते हुए बातें करते हुए। वो लोग भी करते हैं। और आप जितना ज्यादा मुहावरों का इस्तेमाल करेंगे उतनी आपकी जो शाब्दिक वो है वो बढ़ जाती है, वैल्यू बढ़ जाती है, आपके बोलने के तरीके की क्षमताएं बढ़ जाती हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं आपका प्रोड्यूसर की। अगर मैं बात करूं, भारत चौथे नंबर का प्रोड्यूसर है रबर के मामले में। ठीक है। और कंजम्पशन के मामले में दूसरे नंबर पर है इंडिया की बात करूं। प्रोड्यूस करने पे चौथे में, और कंज्यूम करने में दूसरे पे, यानी यूज जहां पर होता है। दुनिया में नंबर वन आपको सभी को पता है, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि थाईलैंड जो है वो रबर के मामले में दुनिया में नंबर वन है, ये सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है रबर। ठीक है। चलिए, आंकड़े कुछ साल बाद बदलते हैं लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बदलते हैं, क्योंकि क्लाइमेटिकल कंडीशन जहाँ की जिस चीज को सपोर्ट कर रही है वो उसी चीज को सपोर्ट करती हैं। है ना? तो इसलिए बहुत ज्यादा आंकड़ों में बदलाव नहीं आएगा। जो पहले नंबर पे वो दूसरे पे जाएगा, तो दूसरे पे पहले पे जाएगा, या तीसरे नंबर तक चेंज आएगा। इससे ज्यादा चीज नहीं देखने के लिए मिलेगा आपको। रेयर और द रेयरेस्ट है कि कुछ बहुत ही अजीब सा अटपटा सा हो गया। ऐसा होगा नहीं। असम नंबर वन है चाय के केस में, तो असम आपको नॉर्मली चाय के केस में नंबर वन ही दिखाई देगा। चाइना नंबर वन है, चाइना नंबर वन ही दिखाई देगा। थाईलैंड नंबर वन है, थाईलैंड नंबर वन दिखाई देगा। ठीक है, ज्यादा बहुत फर्क नहीं आता है। कभी कभी चीजों में देखने में आपको अंतर मिलेगा, पहले वाला दूसरे पे चला गया। जैसे हम जूट के मामले में पहले दूसरे नंबर पे थे, अब पहले पे आ गए हैं। है ना? नेक्स्ट बात करते हैं, कई बार कॉफी को ग्रीन गोल्ड भी बोलते हैं, कई बार बोल देते हैं। ठीक है। अभी मत बोलना, क्योंकि होता क्या है कि ग्रीन गोल्ड का इस्तेमाल किसके तौर पर करा जा रहा है? ग्रीन गोल्ड का इस्तेमाल आजकल बैम्बू के तौर पर भी करा जा, बैम्बू को भी बोल रहे हैं। है ना? हरा सोना बोल रहे हैं, तो कंफ्यूज हो जाएगा वहां पे बहुत ज्यादा मामला, तो इसलिए मत लेना उसको। ठीक है। आप लोग को पता चलेगा कि असम टी के मामले में नंबर वन है, उत्तर प्रदेश शुगर के मामले में नंबर वन है, वेस्ट बंगाल जूट के मामले में नंबर वन है, और रबर के मामले में कौन है नंबर वन? केरला। है ना? तो हर राज्य की अपनी खासियत है, वो धीरे धीरे आपने दिमाग में बैठानी है कि किस राज्य की क्या खासियत है। राज्य को सोचना खासियत है, अब कुछ की कुछ भी नहीं होगी जी। कुछ बिल्कुल ही ऐसे ही रहेंगे, खत्म। चलिए, कुछ और प्लांटेशन क्रॉप्स की बात करते हैं। प्लांटेशन क्रॉप्स जैसे कि कोकोनट की बात हो गई, कोकोआ की बात हो गई, कैश्यू की बात हो गई, पाम की बात हो गई, ऐसा है ना? टी की बात करी, कॉफी की बात करी, रबड़ की बात करी। अब बात करते हैं कोकोनट की, टोबैको की, कैश्यू की। तो इसमें कुछ पॉइंटर्स बता रहा हूँ, पॉइंटर्स अपने यहाँ पे नोट करना। सबसे पहले लिखिएगा टोबैको के बारे में। इसके बारे में, टोबैको तम्बाकू सुना है ना? तो वहां पे लिखिएगा आंध्र प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टोबैको। आंध्र प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टोबैको। तम्बाकू के मामले में सबसे ज्यादा आपका आंध्र प्रदेश है पैदा करने में। आंध्र प्रदेश नंबर वन है तम्बाकू के मामले में। दूसरे नंबर पे लिखे है गुजरात। कल्टीवेशन के मामले में भी और प्रोडक्शन के मामले में यही रहेगा, दोनों का सेम है, बिल्कुल कोई फर्क नहीं है दोनों में। ठीक है, हो गया। पहले पे आंध्रा याद रख लेना। है ना? आंध्रा याद रख लेना। ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो पहला दूसरा हो गया आंध्रा और गुजरात तम्बाकू के मामले में। यहीं पे अगर मैं बात करता कोकोनट की, क्योंकि कोकोनट जो है वो इतनी इम्पोर्टेंट चीज है, अगर मैं बात करूं आपका, ये बहुत ही सुपर चीज है। इसका तेल, इसका आपका ऑयल इतना इम्पोर्टेंट है। और आपने इंडियंस को देखा भी कोकोनट का कितना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। साउथ में तो बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है इसका। है ना? और ये नेचुरल ड्रिंक भी है कोकोनट जो है। तो कोकोनट के मामले में नंबर वन राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। दूसरे पर कौन सा है? कर्नाटका। है ना?
कोकोनट की बहुत बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदे हैं कोकोनट के, अगर मैं बात करूँ आपसे। अच्छा, दुनिया में कौन है कोकोनट में नंबर 1? इंडोनेशिया है सर शायद। इन्होंने जवाब दिया इंडोनेशिया। कौन सहमत है इनके साथ? हाँ जी, इंडोनेशिया ही है, क्योंकि जैसा एनवायरनमेंट कोकोनट को चाहिए होता है उगने के लिए, वैसा इंडोनेशिया की जो इलाका है वो पूरा सपोर्ट करता है उसे, है ना, आइलैंड इलाका है ना पूरा का पूरा, तो फुल सपोर्ट करता है उसे। वहीं पर अगर मैं तम्बाकू की बात करूँ, तम्बाकू कौन पैदा करता होगा सबसे ज़्यादा? यानी टोबैको कौन करता होगा दुनिया में सबसे ज़्यादा पैदा? सर चाइना। शायद। बिल्कुल सही जवाब है आप लोग का, चाइना। चाइना के लोग तम्बाकू खाते भी बहुत हैं। जैसे हमारे यहाँ पे आपने बूढ़े लोगों को देखा होगा ना, वो लोहे की डिब्बियों में, आपकी गोल गोल सी डिब्बियों में आपका तोड़ तोड़ के रख लेते हैं, तो उनके यहाँ भी वो तम्बाकू भर के रखते हैं और खाते रहते हैं। जैसे आपने हमारे यहाँ गाँव में देखा होगा औरतों को बीड़ी फूकते हुए खूब, कि आदमी औरत खूब बीड़ी फूक रहे हैं साथ में, तो वहाँ पे तम्बाकू भी चलता है। ऐसा ही चाइना में चलता है, खूब नॉर्मली है वहाँ पर ना। चलिए, अब यहाँ पर इनकी बात आई, भारत इतना ज़्यादा क्यों जाना जाता है? भारत जाना जाता है अपनी स्पाइसेस की वजह से। विदेश वाले, आपको याद होगा हिस्ट्री में आपने जब पढ़ा था, विदेश वाले क्यों पागल थे भारत के चक्कर में? क्योंकि वो लोग यहाँ से स्पाइसेस को क्या करना चाहते थे, लेके जाना चाहते थे अपने यहाँ पर, क्योंकि वहाँ तो ऐसा कुछ होता नहीं है ना। और इसलिए सोने के दाम पे बिकती थी ये चीज़ें एक टाइम पर। और स्पाइसेस का गार्डन किसको बोला जाता है? गार्डन ऑफ स्पाइसेस केरला। कहाँ सर पर है? केरला। है ना, गार्डन ऑफ स्पाइसेस किसको बोलते हैं? केरला को बोलते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत तरह की स्पाइसेस होती हैं। ऐसा नहीं कि वो नंबर 1 है, ये मत सोच लेना, ये गलती से मत सोच लेना कि केरला नंबर 1 है स्पाइसेस में, ऐसा नहीं है। वहाँ बहुत तरह की स्पाइसेस पैदा होती हैं, इसलिए उसको बोला जाता है गार्डन ऑफ स्पाइसेस, कि एक ही जगह पर बहुत तरह की चीजें आपका पैदा हो रही हैं, इसलिए केरला को बोला जाता है गार्डन ऑफ स्पाइसेस, ना कि इसलिए कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा आपका स्पाइसेस पैदा होती हैं। अगर टॉप स्पाइसेस प्रोड्यूसिंग की बात करोगे तो टॉप में कौन आएगा? राजस्थान आएगा। ठीक है, राजस्थान आएगा। अगर आप टॉप प्रोड्यूसर बात करोगे स्पाइसेस का, केरला एंशियंट टाइम से ही आपका वर्ल्ड में फेमस है प्रोडक्शन ऑफ स्पाइसेस के लिए। कौन? केरला फेमस है, क्योंकि वहाँ पर क्लोव की बात करें वो वहाँ पर खूब होती है, उसकी फैमिलीज की बात करें वो वहाँ पर खूब होती है, कार्डमम की बात करें वो वहाँ पर खूब होती है ना। तो ये सब चीज़ें खूब पाई जाती हैं आपका केरला में, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं है। लेकिन ओवरऑल अगर आप बात करोगे तो राजस्थान नंबर 1 है वैसे। हाँ, क्लोव के मामले में अगर आप बात करोगे तो भैया फिर केरला आ जाएगा नंबर 1 पे। क्लोव के मामले में नंबर 1 केरला ही है। ठीक है, क्लोव कल्टीवेशन में। और हाँ ठीक है, इतना तो पता ही होना चाहिए। नेक्स्ट लिखना, क्लोव हो गया, क्लोव में नंबर 1 लिख लेना केरला। और आप लिखना कैज्यू, क्लोव के बाद लिखना कैज्यू। कैज्यू में नंबर 1 है महाराष्ट्र। कैज्यू में नंबर 1 है महाराष्ट्र। लिख लिया कैज्यू में महाराष्ट्र नंबर 1। नेक्स्ट लिखिएगा ब्लैक पेपर। इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है, क्लोव में या कैज्यू में? किसी को आपत्ति है कुछ? ये यही ना पता हो ये होता क्या है? पता है हाँ सर। जी, ये क्या होता है? क्लोव क्या सर होता है? ये लौंग और काजू है ना। हाँ, लौंग और काजू है, कभी तुम इसमें खो जाओ, कुछ और समझ लो इसे। हाँ, ऐसा मत कर देना भैया, क्योंकि ये नॉर्मली यूज होता है टर्म ना, मैंने इसलिए इसके बारे में ज़्यादा बताया नहीं। ब्लैक पेपर के बारे में बात करते हैं, जिसको काला सोना बोला जाता था।
अभी भी काला सोना ही है ब्लैक पेपर, है ना। तो नेक्स्ट बात करते हैं ब्लैक पेपर के बारे में। ब्लैक पेपर बहुत ही कमाल की चीज़ है, बहुत ही कमाल की चीज़। जिसको जुकाम वगैरह खूब रहता है उसके लिए तो बहुत ही अच्छा है। इसके लिए हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, रेनफॉल से लगभग चाहिए 200 सेंटीमीटर के आसपास, और हिली स्लोप चाहिए होता है थोड़ा सा, लगभग 1100 से ऊपर या 100 से ऊपर, सॉरी 1000 से ऊपर सेंटी आपका मीटर्स में स्लोप होना चाहिए, जो हाइट होनी चाहिए जगह की। तो 200 सेंटीमीटर के आसपास बारिश हो, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट हो, हाइट कम से कम 1 किलोमीटर के ऊपर का आपका पहाड़ हो, और 1.5 के आसपास, 1 से 1.5 के बीच में हो, वहाँ पर ये उगते हैं नॉर्मली। अगर ओवरऑल आप स्पाइस प्रोड्यूसिंग की बात करोगे तो भारत में नंबर 1 आपको मिलेगा राजस्थान, दूसरे नंबर पर आंध्र और तीसरे नंबर पर एमपी। ठीक है। भारत जो है वो ब्लैक पेपर के मामले में दुनिया में तीसरे नंबर पर आता है। ठीक है। जो नंबर 1 है वो है वियतनाम। जो नंबर 1 है ब्लैक पेपर में वो है वियतनाम। ठीक है। तीसरे नंबर पर है इंडिया। तो आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी होगी, कॉफी के मामले में, रबड़ के मामले में, टोबैको के मामले में, तीनों में आपको कर्नाटक का नाम दिखाई दिया, अगर आपने थोड़ी सी भी ध्यान दिया होगा तो, है ना। टोबैको का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आंध्रा है। तो ये चीजें धीरे धीरे करके बैठा लेनी है कि कोकोनट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आपका तमिलनाडु है ना। वो चेंज होता रहता है, हल्का फुल्का, ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। तमिलनाडु और कभी कर्नाटका कभी केरला, यही चलते रहेंगे आपस में। नॉर्मली तो तमिलनाडु ही रहेगा, ज़्यादा इसमें फर्क आने वाला नहीं है। चलिए, अब थोड़ा सा इससे हटके बात करते हैं। आपको याद होगा हमने जब वर्ल्ड लेवल पे पढ़ा था तो वर्ल्ड लेवल पे एक चीज़ पढ़ी थी, वो था झूमिंग एग्रीकल्चर। याद है थोड़ा सा, झूमिंग एग्रीकल्चर। झूमिंग एग्रीकल्चर जिसको बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। क्या बोलते हैं? शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब क्या है कि आपने एक एरिया लिया, उस एरिया को, जो फॉरेस्ट का एरिया था उसको वहां से काटा, वहां पर आपने कुछ उगाया, उगाने के बाद उसको आपने जो सामान था वहां से ले लिया, उसे जलाया, ठीक है, उसकी फर्टिलिटी खत्म कर दी और आगे बढ़ गए। ठीक है, नहीं आप कुछ नहीं कर रहे हो वहां पे, स्लैश एंड बर्न की जो प्रोसेस है वो इस्तेमाल कर रहे हो, जो कि खतरनाक होता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं उसको। यानी आपने क्या करा, आपने मान लीजिए इस तरह का कोई लैंड का एरिया लिया, यहाँ पर आपका पेड़ उगे हुए हैं सारे में, मैं 4 हिस्सों में बांट रहा हूँ, आपने इस वाले एरिया को पहले यहाँ से पेड़ हटा दिए सारे के सारे, यानी पेड़ काट डाले आप लोगों ने, है ना। यहाँ से सारे के सारे पेड़ जो है हटा दिए, जितने भी पेड़ थे। पेड़ हटाने के बाद आपने क्या करा, वहाँ से, वहाँ पर कुछ भी जो था वहाँ पर उगाया, जो आपने उगाना था। वहाँ से आप नेक्स्ट पे मूव कर गए, यहाँ से पेड़ काटे, यहाँ पे उगाए, पिछले वाले को छोड़ दिया, वो अपने आप अपना देखेगा खुद का खुद। और ये झूम शब्द आया है, झूम शब्द बेसिकली इस्तेमाल कराता है नॉर्थ ईस्ट में, हमारे यहाँ पर जो उत्तर पूर्वी इलाका है भारत का, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, वहाँ पर झूम इस्तेमाल करा जाता है ना। अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम है इसका। जैसे उड़ीसा में इसको बोलते हैं पोड़ू, एमपी में बोलते हैं दैया, केरला में बोलते हैं पोनम। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन के अलग अलग जगह पर हमारे अलग अलग नाम है ना। तो वो हम लोग को थोड़ा सा याद करने पड़ेंगे, मैं हल्के हल्के से बता रहा हूँ, आप लोग कोशिश करना कि उसको नोट डाउन कर लेना, झूमिंग कल्टीवेशन के कहाँ पर क्या नाम है इंडिया में, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट तो झूम ही है। झूम कहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है अभी बताया मैंने, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में इस्तेमाल होता है झूम। जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं उनमें झूम बोला जाता है। फिर और कहाँ पर क्या बोला जाता है? कुमारी बोला जाता है आपका, कुमारी बोला जाता है वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट आपको अच्छे से याद है कि कौन सा इलाका है ना, वेस्टर्न घाट। और दहिया, दहिया हो गया एमपी। ठीक है, दहिया हो गया एमपी में बोलते हैं। और अरे ये हट गया, दहिया एमपी। ठीक है। दहिया के बाद लिखिएगा POONAM, पूनम। पूनम बोलते हैं केरला, केरला।
ये 4 लिख ली। जी भैया। नेक्स्ट, पोंडू या फिर पोडू बोलते हैं उड़ीसा। कुरुआ झारखंड। और खील बोलते हैं हिमाचल की साइड। खील, हिमालयन जो बेल्ट है पूरी की पूरी, वहां पर खील बोलते हैं। हिमालयन पूरी बेल्ट में ही खील बोलते हैं, ठीक है। तो जूमिंग से सवाल कैसे आएगा? पूछेंगे झूम है क्या, सीधे ही पूछेंगे झूम है क्या। आपको बताना पड़ेगा एक तरह का कल्टीवेशन का तरीका है, ठीक है, उगाने का तरीका है। फिर पूछेंगे झूमिंग कहाँ पर होती है, या झूमिंग शब्द का इस्तेमाल किस साइड पे होता है। तो आपको बताना पड़ेगा कि नॉर्थ ईस्टर्न राज्य जो हैं उधर की साइड आपका इस्तेमाल होता है इनका, ठीक है। फिर बाद में सवाल आ सकता है मैचिंग के लिए, कि मैच कीजिए इसको, यानी कि मिलाना ही है, फिर तो प्रॉपर मैचिंग ही करनी है ना। तो मैचिंग का सवाल आता है। ये हम लोगों ने बिल्कुल ही डायरेक्ट डायरेक्ट चीज़ों को कवर करा है, यानी कि स्ट्रेट फॉरवर्डली कवर करा है चीज़ों को। अब इसमें ना कुछ चीज़ें छूट जाती हैं अभी भी, तो उन चीज़ों को हम मिसलेनियस में कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हो गए, उनको देखने की कोशिश करेंगे। कुछ आपके इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर सेंटर्स हो गए जिनके बारे में पूछा जाता है, ठीक है। कुछ वैरायटीज़ हो गई अलग अलग चीज़ों की जो अभी तक हमने कवर नहीं करी, उनको सबको हम कोशिश करेंगे कि मिसलेनियस में कवर कर लें, है ना। क्योंकि हमारे सारे तो प्लांटेशन की क्रॉप्स जो हैं सारी तो कवर नहीं हुई है ना, ना ही हमने मेज़ करा, ना बाजरा करा, ना ये सब तो नहीं करा ना। तो उनको भी थोड़ा थोड़ा उनके बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, उनकी वैरायटीज़ हैं, है ना, कहाँ पर कौन सा इस्तेमाल होता है आज के टाइम पर, उन सबको अपन ने कवर करना है। जो इसके बाद नेक्स्ट वाला हमारा पोर्शन रहेगा कवर करना, वो रहेगा मेटेलिक मिनरल्स के बारे में। जैसे कि भारत में लोहा कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, जिंक कहाँ पर पाया जाता है, सिल्वर कहाँ पर पाया जाता है, बॉक्साइट कहाँ पर, टिन कहाँ पर। फिर ये तो मेटेलिक हो गए, नॉन मेटेलिक भी होते हैं। जैसे माइका कहाँ पर पाई जाती है, मार्बल, कोल, है ना, ये सब अपन ने करना है। तो ये अगर इतना हिस्सा हमारा हो जाएगा तो मोस्टली लगभग लगभग आपका एरिया कवर हो जाएगा। फिर हमारे पास जो रह जाएगा करने के लिए वो रह जाएंगे कोडिंग, यानी कि जो डाटा आता है, जो हर साल ही आता है ना, डाटा बुक्स में वो। और फिर आपका ये जो ज्योग्राफी का पोर्शन है खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा ही, ठीक है। सो ये रहेगा फ्यूचर का जो भी प्लानिंग है, बस अभी इतना ही करते हैं, ठीक है। चलिए। Thank you, sir.